मेरे प्रिय बच्चों, आज हम लोग कथा भारती के अंतर्गत फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पंचलाइट कहानी के बारे में पढ़ेंगे। यह पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा एक आंचलिक कहानी मानी जाती है। इस कहानी के अंतर्गत फणीश्वर नाथ रेणु जी ने बिहार के ग्रामीण जो क्षेत्र है उस ग्रामीण क्षेत्र का एक सुंदर चित्रण किया है। इस कहानी में ग्रामीण समाज जाति के आधार पर विभिन्न टोलियों में बटी हुई है और वे सब टोली एक दूसरे के साथ ईर्ष्या और द्वेष की भावनाएं रखती हैं। रेणु जी ने इस कहानी के माध्यम से गांव के सुधार की जो बात है उसको कहने का प्रयास किया है, अर्थात उनका जो संदेश है इस कहानी के माध्यम से यही है कि हमें गांवों में सुधार करने की आवश्यकता है। इस कहानी के कुछ पात्र हैं, जैसे अगनू महतो जो एक महतो टोली का छड़ीदार है अर्थात मालिक है। सरदार पंचायत के सदस्य हैं। फुटंगी झा जो हैं एक दूसरे टोली ब्राह्मण टोली का एक सदस्य होता है। गुलरी काकी मुनरी की माँ है तथा रुद्दल शाह गांव का एक नामी बनिया है। गोधन गांव का ही रहने वाला एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन वह गुणवान है और वह मुनरी से प्रेम भी करता है। मुनरी गांव की एक साधारण बाला है, लड़की है। कनेली मुनरी की सहेली है और मूल गैन जो हैं यह कीर्तन करने वाले जो सदस्य होते हैं वह मूल गैन के रूप में जाने जाते हैं, अर्थात मूल गायक के रूप में जाने जाते हैं। अब हम कहानी का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से पंचलाइट कहानी के माध्यम से फणीश्वर नाथ रेणु जी ने एक बिहार के ग्रामीण अंचल का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। यह कहानी प्रारंभ होता है पंचलाइट के खरीदने से, अर्थात जिसको हम पेट्रोमैक्स कहते हैं, इसको आंचलिक भाषा के रूप में पंचलाइट कहा गया है। गांव में निवास करने वाले विभिन्न जातियां भिन्न भिन्न टोली बनाकर रहती है। उन्हीं में से एक है महतो टोली, यानी महतो जाति के रहने वाले लोग। महतो टोली के पंचों ने पिछले 15 महीने से कुछ धन जमा किए हैं और उस धन से रामनवमी के मेले में जाकर एक पंचलाइट खरीदते हैं, जिसको हम पेट्रोमैक्स कहते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद जो शेष 10 रुपये बचते हैं उस रुपये से पूजा की सारी सामग्री खरीदी जाती है। मेले में पंचलाइट की खरीदने के बाद सभी खरीदने वाले पंच अपने गांव की तरफ लौटने लगते हैं, जिनमें सबसे आगे अगनू महतो है और वह पंचलाइट का जो डिब्बा है उसको अपने माथे पर या सर पर लेकर चल रहा है और उसके पीछे पीछे सरदार हैं, दीवान हैं
और सारे पंच के जो लोग हैं वह मेले से उस पंच लाइट को खरीद कर अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। उस पंच लाइट को देखने के लिए इस महतो टोली के सभी बच्चे, औरतें और मर्द जो हैं एक जगह इकट्ठा हो गए हैं और सरदार अपने पत्नी को कहते हैं कि पंच लाइट की पूजा करने के लिए तुम कुछ प्रबंध करो, और इस तरह से पंच लाइट की पूजा करने की बात की जाती है। इधर गांव में जब पंच लाइट आता है तो बच्चे, औरतें और सभी लोग के मन में एक उत्साह का भाव भर जाता है। गांव की पंचायत का छठीदार, इसका नाम अगनू महतो है, वे सभी लोगों को उस पंच लाइट से दूर रहने की चेतावनी देता है। कहता है कि वह करीब ना आए, नहीं तो पंच लाइट में कुछ खराबी आ सकती है। लोग अधिक उत्साहित होकर पंच लाइट को देखते हैं। पंच लाइट आने की खुशी में औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत अर्थात जो मंगल गीत होती है वह गाने लगती है। तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं उस पंच लाइट के चारों तरफ उत्साह में भरकर वे लोग हुड़दंग करते हुए खेलना प्रारंभ करते हैं। महतो टोली के लोग के अलावा सरदार के दरवाजे पर सभी लोग आते हैं और पंच लाइट की वह बातें करते हैं। इस प्रकार से देखा जाता है कि पूरी जो महतो की टोली है वह पूरी महतो की टोली का जो वातावरण है वह खुशियों से, उत्साह से भर जाता है, क्योंकि उनके पास पहली बार पंच लाइट आया है। लेकिन जब पंच लाइट आता है तो उसको जलाने की समस्या होती है कि जलाएगा कौन। महतो टोली के सभी लोग पंच लाइट के आने से अधिक तो उत्साहित हैं, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कि इस पंच लाइट को कैसे जलाया जाए, क्योंकि उस समय इस महतो टोली के अंतर्गत किसी को भी यह पंच लाइट जलाने नहीं आता है। महतो टोली के अंदर तो कहा जाता है कि ठिगरी भी नहीं जलाई गई थी, एक दीपक भी नहीं जलाई गई थी, तो पेट्रोमैक्सी लोग अर्थात पंच लाइट कैसे जलाएं। लेकिन सभी पंच लाइट की रोशनी को देखना चाहते थे। पंच लाइट के न जलने से सभी लोगों के चेहरे पर उदासी छा जाती है। पंच लाइट न जलने की खबर सुनकर जो दूसरा टोली है अर्थात जो महतो टोली है वह महतो टोली के लोग ब्राह्मण टोली लोग मजाक बनाने लगते हैं, महतो टोली को मजाक बनाने लगते हैं और वह कहते हैं कि देखो पंच लाइट तो लाए महतो टोली वाले, लेकिन जला नहीं पा रहे हैं। इस तरह से वह समस्या महतो टोली के लिए बन जाती है। लेकिन महतो टोली के लोग यह तय किया कि हम लोग दूसरे टोली के किसी भी व्यक्ति की मदद से पंच लाइट को नहीं जलाएंगे, भले ही यह न जले, लेकिन अपने टोली के ही अंदर के लोगों से हम इसको जलाएंगे। तब पंच लाइट जलाने के लिए जो गोधन है गोधन को बुलाया जाता है, क्योंकि वह बहुत एक बुद्धिमान बालक रूप में जाना जाता है। गुलरी काकी की बेटी मुनरी गोधन से प्रेम करती थी और उसे पता था कि गोधन को पंच लाइट जलाने आता है, लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर दिया था। उसका कारण यह था कि गोधन प्रत्येक दिन मुनरी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाया करता था।
इसलिए उसे पंचायत गांव से बाहर कर दिया था। लेकिन आज गोधन की आवश्यकता महतो टोली को पड़ी थी, क्योंकि उन्हें पेट्रोमैक्स चलाना था। इसी आवश्यकता को जानते हुए मुनिरी ने अपने सहेली कनेली द्वारा सरदार तक यह सूचना पहुंचा दी कि गोधन को पंचलेट चलाना आता है। सभी पंच सोच विचार कर अंत में यह निर्णय लेते हैं कि गोधन को बुलाकर उसी से पंचलेट को जलवाया जाए, क्योंकि वह टोली का इज्जत और प्रतिष्ठा को बचाने में सक्षम है। अतः सरदार द्वारा गोधन को बुलाने के लिए उसके पास संदेश भेजा जाता है। सरदार द्वारा गोधन को बुलाने के लिए छड़ीदार जब जाते हैं, लेकिन वह गोधन आता नहीं है। गुलरी काकी गोधन को मनाने जाती है तो वह मान जाता है गोधन, और पंच लाइट जलाने के लिए वह तैयार हो जाता है। सबसे पहले वह पंच लाइट जलाने के लिए उसमें तेल भरता है और पंच लाइट जलाने के लिए स्प्रिट मांगता है। लेकिन गांव में स्प्रिट न होने के कारण वे जो हैं जलाने में थोड़े समय के लिए असमर्थ हो जाता है। लेकिन वह तो होशियार लड़का है, वह स्प्रिट के न होने पर गड़ी का तेल अर्थात नारियल का तेल मांगता है और उसके सहारे वह पंचलाइट को जला देता है। और धीरे धीरे पंचलाइट जब जलता है तो चारों तरफ रोशनी उस महतो टोली के अंदर फैल जाती है, जिससे महतो टोली बहुत ही सुंदर दिखता है। इस प्रकार पंचलाइट को जलाकर गोधन जो है उस महतो टोली के सभी लोगों का जो दिल है उसको वह जीत लेता है। तब पंचों द्वारा इस कार्य गोधन के द्वारा इस कार्य करने पंचलाइट को जलाने के चलते उसकी जो गलती है उसको वह माफ़ कर देता है। गोधन ने जिस होशियारी से पंचलाइट को जला दिया था उससे सभी लोग प्रभावित होते हैं और गोधन के प्रति सभी लोगों के दिल में जो बैर की भावनाएं हैं वह दूर हो जाता है और मुनिरी जो हैं बड़ी हसरत या बड़ी खुशी से उस गोधन की तरफ वह देखती हैं। सरदार गोधन को बड़े प्यार से अपने पास बुलाता है और बुलाकर यह कहता है कि ये गोधन, तुमने इस महतो टोली की जो जाति है, महतो की जाति है, इस टोली की तुमने इज्जत रखी है, इसलिए तुम्हारे 7 खून माफ़ हैं। अब तुम जाओ और सलीमा का गीत गाओ। अंत में गुलरी काकी गोधन को रात के खाने पर निमंत्रित करती है और गोधन एक बार फिर से मुनिरी की ओर देखा और नजरें मिलते ही लज्जा से मुनिरी की पलकें झुक जाती हैं। इस तरह से यह जो पंचलाइट कहानी है इस कहानी का अंत होता है। इस कहानी के जो उद्देश्य के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं या उद्देश्य की जो पता चलता है वह यह है कि यह फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा, तुम जानते ही है कि एक आंचलिक कहानी है। यह जो आंचलिक कथाकार है यह ग्रामीण अंचलों से उनका बहुत निकट का परिचय रहा है। बिहार के जो गांव के सजीव चित्रण उनकी कथाओं में मिलता है वह पंचलाइट में हमें देखने को मिलता है। बिहार के परिवेश की कहानी इस पंचलाइट कहानी के अंतर्गत है। कहानीकार रेणु ने ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र खींचा है। आवश्यकता किस प्रकार बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अर्थात मनाही को अनावश्यक सिद्ध कर देती है, यह इस कथा में दिखाई देती है। इसी केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। गोधन द्वारा
पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सब गलतियां माफ़ कर दी जाती है। उस पर लगे सारे जो प्रतिबंध हैं उस प्रतिबंध को हटा ले जाते हैं तथा उसे मन चाहे आचरण की छूट दे दी जाती है। ग्रामवासी जाति के आधार पर अनेक टोलियों में बंट जाते हैं। यह आपस में हमेशा ईर्ष्या द्वेष की भावनाओं रखते हैं और एक दूसरे को नीचे की तरफ देखना चाहते हैं। यह जो भाव है, एक टोली दूसरी टोली के प्रति ईर्ष्या की भाव है, इसका बहुत ही सहज चित्रण इस कहानी में दिया गया है। कहानीकार रेणु ने यह स्पष्ट किया है कि इस आधुनिक युग में भी आज भी कुछ गांव और जातियां पिछड़ी हुई हैं जो हमें सुधारने की आवश्यकता है। इस पिछड़ी हुई जातियों को, इस पिछड़ी हुई जो गांव है, इस गांव को विकास की जो धारा है, मुख्य धारा है, उस मुख्य धारा में मुझे लाना है। अर्थात रेणु जी ने यह अप्रत्यक्ष रूप से गांव की जो सुधार है उस सुधार करने की प्रेरणा हम सबों को इस कहानी के माध्यम से दी है। इस तरह से यह जो कहानी है यह फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा जो पंचलाइट कहानी है यह बहुत ही अच्छा उद्देश्य हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। इस तरह से यह कहानी का जो उद्देश्य हमें प्राप्त होता है। अब हम अगले दिन अगले कथा का इस कथा भारती के अंतर्गत अध्ययन करेंगे और उसके भी उद्देश्य और उसके साथ साथ हम कथानक या कथा वस्तु के बारे में भी जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।